हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम हम में। देखो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यूज की, जो चैप्टर नंबर 2 है। इसके पार्ट 1 में आपने कुछ एमसीक्यूज देखे थे, पार्ट 2 में आप उससे कुछ जो सेंस एमसीक्यूज बच गए थे वो आज आपके लिए लेके आए। ये एमसीक्यूज आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ईयरली और हाफ ईयरली दोनों की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इससे बाहर शायद आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपने इन क्वेश्चनों का करेक्ट जवाब दे दिया तो ये मान के चलें कि आपने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा है उसका रिवीजन भी क्लियर हो जाएगा। तो एमसीक्यूज के साथ साथ आपका रिवीजन भी क्लियर होता चलेगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखो, इससे पहले वाले जो वीडियो था एमसीक्यूज का, उसमें अपन ने सेकंड चैप्टर के 1 to 20 क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। आज अपन उससे जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है उसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, ताकि सभी आकर हमारे से जल्दी आकर जुड़ जाए। अगर आपको जो भी ऑप्शन है क्वेश्चन का अगर आंसर आता है तो आप कमेंट में बेटा उसका आंसर तुरंत जल्दी से लिख दिए, आपको 5 से 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो शुरू करते हैं बेटा आज के क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो, जठर रस का पीएच मान कितना होता है। जो जठर रस है उसका पीएच मान कितना होता है। सबसे पहले ऑप्शन ए है 1.2, ऑप्शन बी है 1.5, ऑप्शन सी है 2.2 और ऑप्शन डी है आपके 2.6। जो भी करेक्ट आंसर है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी, फटाफट से अपना आंसर दीजिए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपना आंसर देंगे। देखो बेटा, अगर बात करें अपन जठर रस की तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि जठर रस कहाँ पाया जाता है। तो उदर में, उदर में, या मैं बात करूं आमाशय में, मानव शरीर के आमाशय में उदर में जठर रस पाया जाता है, जो कि भोजन का पाचन करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, जीवाणुओं को मारता है, पेप्सिन को सक्रिय करता है। ठीक है। और इस जठर रस के रूप में मुख्यतः एचसीएल एंजाइम होता है। जठर रस में मुख्य रूप से एचसीएल अम्ल एवं पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। क्या काम करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है, जीवाणुओं को मारता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। तो इस जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो करेक्ट आंसर आएगा 1.2। जो जठर रस है उसका पीएच मान कितना होता है बेटा? 1.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखें और फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे बेटा। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे घिरा होता है? ये आपके एमसीक्यूज के साथ साथ जो अति गुणात्मक क्वेश्चन आते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है कि जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल है वो किसका बना हुआ होता है, उसके चारों ओर कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे बादलों से, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मोटे बादलों से, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल के मोटे बादलों से, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड के मोटे बादलों से। तो फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी? फटाफट से अपना आंसर दीजिए जल्दी से। जो आपका शुक्र ग्रह है उसका वायुमंडल किसका बना हुआ होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे बादलों से बना हुआ होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गंधीय सूचक का कौन सा उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक है? ऑप्शन ए है प्याज, ऑप्शन बी है लौंग, ऑप्शन सी है वेनिला और ऑप्शन डी क्या उपयुक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर होगा? अपना आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा। गंधीय सूचक क्या होता है? वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, या वे पदार्थ जो गंध परिवर्तन के द्वारा, वे पदार्थ जो गंध परिवर्तन के द्वारा अम्लीय या क्षारीय पदार्थों की सूचना देते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से थे, कौन कौन से उदाहरण पढ़े थे? प्याज पढ़ा था, लौंग का तेल और वेनिला, तीनों गंधीय सूचक के उदाहरण थे। तो यहाँ ऑप्शन ए में प्याज है, ये भी है, ऑप्शन बी में लौंग है, ये भी आ जाएगा, और ऑप्शन सी में वेनिला है। तो ये तीनों ही गंधीय सूचक के उदाहरण है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त
सभी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान रखना ये। बेटा आगे देखते हैं, मेथिल ऑरेंज क्षार के माध्यम में कैसा होता है? मेथिल ऑरेंज क्षार के माध्यम में कौन सा रंग देता है? मेथिल ऑरेंज ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी है गुलाबी, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है पीला। मेथिल ऑरेंज क्षार के माध्यम में किस रंग का होता है? किस प्रकार से रंग परिवर्तन के द्वारा ये अम्लीय या क्षारीय माध्यम की सूचना देता है? देखो जो मेथिल ऑरेंज है वो संश्लेषित सूचक का उदाहरण है। कौन से सूचक का प्रकार है? संश्लेषित सूचक। इसके साथ एक और था फिनोप्थेलिन। तो मेथिल ऑरेंज क्षारकीय माध्यम में कौन से रंग का होता है? कौन सा रंग देता है? लाल होता है, गुलाबी होता है, नीला होता है या पीला? राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका राइट आंसर है डी, मेथिल ऑरेंज क्षारकीय माध्यम में पीले रंग का होता है। यानी क्षारकीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? पीला। आगे देखिए, फिनोप्थेलिन क्षार के माध्यम में कैसा होता है? फिनोप्थेलिन क्षार के माध्यम में कौन सा रंग देता है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है गुलाबी, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है पीला। में जो फिनोप्थेलिन है कौन सा होता है? ये भी एक संश्लेषित सूचक का प्रकार है। आपको अगर ये पूछे कि संश्लेषित सूचक कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के संश्लेषित सूचक हैं। एक तो मेथिल ऑरेंज बटा, एक है फिनोप्थेलिन, दोनों ही संश्लेषित सूचक है। तो जब फिनोप्थेलिन को क्षारकीय माध्यम में डाला जाता है तो ये कौन सा रंग का होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या आएगा? फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा, फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? मेथिल ऑरेंज क्षारकीय माध्यम में किस रंग का होता है? तो क्या आंसर आएगा? गुलाबी रंग का, ऑप्शन बी। जो फिनोप्थेलिन है क्षारकीय माध्यम में गुलाबी रंग का हो जाता है, जिससे अपन को पता चल जाता है कि माध्यम कौन सा है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी इमली में खट्टेपन का कारण कौन सा अम्ल है? ऐसा कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण इमली खट्टी होती है? ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है टार्ट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। फटाफट से अपना आंसर दीजिए। जो इमली है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली स्वाद में खट्टी होती है, तो इसमें ये जो खट्टापन है, ये जो अम्लता है, किसके कारण से होती है? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। देखो अगर खट्टे फलों की बात करें, सिट्रिक कुल के फलों की बात करें, तो उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे संतरा में। मेथेनोइक अम्ल की अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं चींटी का जो डंक है उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, कीटों के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी या स, टार्ट्रिक अम्ल। आगे देखिए, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो नेटल का पौधा होता है बेटा उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? नेटल के पादप में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। देखो ऑप्शन ए है सिट्रिक, ऑप्शन बी है मेथेनोइक, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। फटाफट से बेटा अपना आंसर लिखिए। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या ऑप्शन डी आएगा? फटाफट से हमसे आंसर दीजिए। देखो नेटल होता है एक प्राकृतिक पौधा है, प्राकृतिक पौधा है जो वनीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जब कभी आप हिमालयी क्षेत्रों में या जंगलों में जाते हैं तो नेटल के जो पत्तियां होती है उसमें डंकनुमा बाल होते हैं, अगर वो हमारे शरीर से छू जाते हैं तो वो एक अम्ल का स्राव करते हैं, जिसके कारण हमें दर्द और जलन होती है। तो वो कौन सा अम्ल स्रावित करते हैं? राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, मेथेनोइक अम्ल। इसे अपन फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक, ऑप्शन बी है मेथेनोइक, ऑप्शन सी है लैक्टिक या ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। आप सभी ने दही खाया होगा, खट्टा होता है स्वाद में, तो दही में खट्टेपन का क्या कारण है, या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण दही खट्टा होता है? क्या ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो दही होता है उसका स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कीटों के डंक के उपचार के लिए, कीटों के डंक के उपचार के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी है दामन सोडा, ऑप्शन सी है विरंजक चूर्ण और ऑप्शन डी है कास्टिक सोडा। कीटों के डंक से उपचार के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा बेटा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। क्या ऑप्शन ए है, बी है, सी है या ऑप्शन डी है? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। देखो बेटा, कीटों के डंक में अम्ल पाया जाता है, और कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसी फॉर्मिक एसिड की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में दर्द और जलन होता है। जब भी कोई कीट डंक मारता है तो हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। अब चूंकि इसमें अम्ल पाया जाता है तो अम्ल का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? क्षारक के द्वारा। यानी अपन इसमें क्या मिलाते हैं? प्रति अम्ल। कीटों के डंक के उपचार के लिए अपन क्या मिलाते हैं? प्रति अम्ल या दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। किसका? दुर्बल क्षारकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो दुर्बल क्षारकीय पदार्थों के रूप में अपन किसका उपयोग करेंगे? कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा, NaHCO3। इनके फॉर्मूला भी याद रखें क्योंकि फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा? NaHCO3, खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दामन सोडा Na2CO3.10H2O। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। और कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार होता है ये। ठीक है, तो कीटों के ढंग से उपचार के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ध्यान से पढ़े। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी है दामन सोडा, ऑप्शन सी है विरंजक चूर्ण और ऑप्शन डी है कास्टिक सोडा। इनमें से ऐसा कौन सा रसायन है जिसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या आंसर आएगा जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए? तो राइट आंसर कौन सा होगा? दामन सोडा, Na2CO3.10H2O। दामन सोडा का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 31, पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जो पेयजल होता है उसे शुद्ध करने के लिए, जीवाणु मुक्त रोगाणुनाशक बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी दामन सोडा, ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण और ऑप्शन डी है कास्टिक सोडा। इनमें से किस रसायन का उपयोग जल को, पीने वाले जो जल है उसको जीवाणु मुक्त रोगाणुनाशक से बचाने के लिए, रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग में लाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी है दामन सोडा, ऑप्शन सी है विरंजक चूर्ण और ऑप्शन डी है कास्टिक सोडा। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा आपके विरंजक चूर्ण, CaOCl2। विरंजक चूर्ण को
उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, डॉक्टर के द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीमेंट का, हड्डियों को जोड़ने में क्या सीमेंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी है जिप्सम का, ऑप्शन सी है सोडा का, या ऑप्शन डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो क्या आंसर आएगा? क्या ऑप्शन ए है, बी है, सी है, या ऑप्शन डी? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए, लिमिटेड समय में अपना आंसर दीजिए बेटा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या ऑप्शन डी आएगा? डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किस रसायन का उपयोग करता है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP भी कहते हैं। सूत्र क्या होता है? CaSO4.1/2H2O। क्योंकि POP को जब पानी के साथ मिलाकर प्लास्टर किया जाता है तो ये कठोर पदार्थ का निर्माण कर लेता है जिसे अपन जिप्सम कहते हैं। फिर ये अत्यधिक कठोर हो जाता है जिससे जो हड्डियां हैं उन्हें आसानी से स्थिर रखा जा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण ऑप्शन ए है CaOH, ऑप्शन बी है CaOCl2, ऑप्शन सी है NaSCO3 और ऑप्शन डी है Na2CO3.10H2O। विरंजक चूर्ण का इनमें से रासायनिक सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या डी आएगा? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा आपके ये चैप्टर में रिवीजन में भी बहुत काम में आएंगे, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ के आना है कि अपना कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। तो फटाफट से अपना आंसर दीजिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या सोडियम कार्बोनेट? कौन सा आएगा? देखो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका रासायनिक? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साधारण भाषा में कहते हैं इसको बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। CaOCl2 साधारण भाषा में इसका नाम है विरंजक चूर्ण, या इसे क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। थर्ड है NaSCO3, क्या कहते हैं साधारण भाषा में इसको? खाने का सोडा, खाने का सोडा। और ऑप्शन डी है Na2CO3.10H2O, यह है धावन सोडा, धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर कौन सा आया? ऑप्शन नंबर बी। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, रासायनिक नाम होगा इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH स्केल में P किसका प्रतीक होता है? pH स्केल में P किसका प्रतीक है? ऑप्शन है प्योर, ऑप्शन बी है प्लांट, ऑप्शन सी है पुसांस, या ऑप्शन डी है प्लेस? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। pH स्केल, pH स्केल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त स्केल क्या कहलाती है? pH स्केल। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त स्केल। जिस स्केल का उपयोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में किया जाता है उस स्केल को pH स्केल के नाम से जाना जाता है। pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक के मान अंकित होते हैं। कितने होते हैं? 0 से लेकर 14 तक के, जिसमें अपन बात करें 0 से लेकर 7 के मध्य होता है अम्लीय माध्यम, अम्लीयता को बताते हैं। 7 से लेकर 14 तक क्षारीयता को बताते हैं, और 7 जो pH मान होता है वो उदासीन को बताता है, उदासीन माध्यम को बताता है। तो ये आपकी pH स्केल। तो pH स्केल में P किसका प्रतीक होता है? P यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पुसांस का, किसका? पुसांस का या शक्ति का। यहाँ शक्ति लिखा हुआ भी आ सकता था।
पुषांश शक्ति का, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुषांश शक्ति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है या अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 4.4, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 7.4। राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखिए। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या ऑप्शन डी आएगा? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखो बेटा, शुद्ध जल के अगर रासायनिक गुणों की बात करें, भौतिक गुणों की बात करें, तो अपन कह सकते हैं कि शुद्ध जल देखने में रंगहीन होता है, ना उसमें कोई स्वाद होता है, ना उसका कोई रंग होता है। तो मैं कह सकता हूं कि शुद्ध जल कितना होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। और उदासीन माध्यम में किसी वस्तु का पीएच मान कितना हो सकता है? फटाफट से अपना आंसर दीजिए, कितना आएगा? तो शुद्ध जल का पीएच मान बेटा होता है 7.0, 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट देखिए, कीटों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी इससे पहले आया था उपचार में, उसी समय समझाया था कि कीटों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए सिट्रिक, ऑप्शन बी है मेथेनोइक, ऑप्शन सी है लैक्टिक और ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। इनमें से कौन सा अम्ल कीटों के डंक में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? मेथेनोइक एसिड। कीटों के डंक में पाया जाने वाला अम्ल मेथेनोइक अम्ल होता है और उस मेथेनोइक अम्ल के कारण हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। उपचार के लिए क्या करते हैं इसका? उपचार के लिए अपन बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, CaSO4.2H2O में क्रिस्टलन जल कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 4। कितने क्रिस्टलन के जल पाए जाते हैं CaSO4.2H2O में? कितना क्रिस्टलन जल है? अच्छा, सबसे पहले बात करें क्रिस्टलन जल क्या होता है, तो मैं बात करूं लवण के एक इकाई सूत्र में, लवण के एक इकाई सूत्र में उपस्थित, लवण के एक इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाता है? क्रिस्टल का जल कहलाता है। और CaSO4.2H2O किसका सूत्र है? जिप्सम का। क्या कहते हैं इसको? जिप्सम का। तो जिप्सम में क्रिस्टल का जल कितना है? देखो CaSO4 कितना जल का अणु लिखा हुआ है? 2H2O। तो फटाफट से अपना आंसर दीजिए। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? कितने जल के अणु है? 2। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2H2O। 2 जल का जो क्रिस्टल जल है वो 2 अणु के रूप में उपस्थित होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कम से कम 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 3 से 4 बार, और अब तक का सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके सामान्यतः कौन सी गैस देते हैं? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन O2, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन N2 गैस और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फटाफट से अपना आंसर दीजिए। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है? अम्ल प्लस धातु क्या बनता है? एक तो लवण बनता है, साथ में एक गैस उत्सर्जित होती है। वो गैस कौन सी है? कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? इसके लिए एक नामांकित चित्र भी है, वो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? कौन सा आंसर आएगा? अब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। पहचान क्या है? जब हाइड्रोजन गैस के पास हम जलती हुई तिल्ली या मोमबत्ती लेके जाते हैं
तो यह पॉप ध्वनि के साथ या फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। यह अगर ऐसी ध्वनि निकल रही है इसके दहन से, तो इसका मतलब कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रबल अम्ल कहलाता है? इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा है? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। प्रबल अम्ल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी NaOH, ऑप्शन नंबर सी है CH3COOH और ऑप्शन डी है KOH। इनमें से कौन सा अम्ल प्रबल होता है? प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्लियर है? और जो अम्ल जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्षार की परिभाषा भी इस प्रकार से आती है कि वे क्षार जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, और जो क्षार जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते वो कौन से कहलाते हैं? दुर्बल क्षार। तो यहाँ प्रबल अम्ल कौन सा है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, CH3COOH एसिटिक अम्ल है, या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो कौन सा है? HCl, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए HCl। जो NaOH है वो कौन सा है? प्रबल क्षार। KOH प्रबल क्षार, और CH3COOH कैसा है? ये दुर्बल अम्ल। किस कैटेगरी में रखा गया है इसको? दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, शायद 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आया था, टुकड़ों में आया था कि जो धातु है वो जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? अम्लों के रासायनिक गुण में भी इंपॉर्टेंट है, अपन को रासायनिक अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है। तो ऑप्शन ए है क्या संगत लवण बनाता है, ऑप्शन बी है क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऑप्शन सी है क्या ये जल का निर्माण करता है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपने अभिक्रिया में पढ़ा होगा कि जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है? एक तो लवण बनाता है, तो ऑप्शन ए लवण। साथ में क्या बनाता है? जल का निर्माण करता है, तो ऑप्शन सी है जल। इसके साथ में क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। अगर आपको अभिक्रिया लिखने के लिए कहे तो आप लिख सकते हो जैसे HCl, धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3, क्या बनेगा? लवण तो NaCl, Na और Cl मिलकर क्या बना लेंगे? NaCl। साथ में H2O प्लस CO2। रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाना आवश्यक है। अगर समीकरण संतुलित नहीं है इसका मतलब आपके द्वारा लिखी गई समीकरण पूर्णतया गलत है, आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना नहीं आता है तो बेटा आप हमारी केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपको समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल से समझाया गया है। इसको आप आराम से देखें और समझें, क्योंकि इसी के बेस पे आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर आधारित है। कंप्लीट केमिस्ट्री तभी आएगी जब आपको रासायनिक समीकरण बनानी आ जाएगी। तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके सेकंड चैप्टर के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में सारे एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। तो आप इनको प्रॉपर रूप से लिख लें, इनकी बार बार तैयारी करें, वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखें,
उनको समझे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें, ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो आशा है आपके बहुत फायदेमंद रहेंगे ये क्वेश्चन, आप इनको ढंग से देखना और पढ़ना। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो एमसीक्यूज है उनकी। तो आपके पास जो नेक्स्ट सैटरडे या संडे है उस टाइम पर अपन थर्ड जो चैप्टर है आपका मेटल एवं नॉन मेटल, उसके एमसीक्यूज में लेके आ रहा हूँ इतने सटीक और वेरी मोस्ट एमसीक्यूज जिनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, और इसके साथ साथ आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप उस चैप्टर को अच्छे से तरीके से पढ़ के आए ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।